नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली या इंडियन बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इनकी मॉनिटरिंग करता है। बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं और उनके कार्य किस किस तरीके के होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो मैं सोहन शर्मा जनरल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस तरीके के एकेडमिक और एजुकेशनल वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं हम। तो ये इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग सिस्टम, उसके बाद रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक, और फिर स्पेशलाइज्ड बैंक, इसके बाद कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, और फिर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल या आरआरबीज। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इस चार्ट को देख लीजिए यहाँ पे कि इनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है, और सबसे पहले यहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया जो कि बैंकर्स का बैंक है। और इसके बाद ये 3 कैटेगरीज़ में बढ़ जाता है। सबसे पहले यहाँ नीचे अनुसूचित बैंक, फिर नॉन शेड्यूल्ड है ना या गैर अनुसूचित बैंक, इसके बाद विशेष बैंक या स्पेशलाइज्ड बैंक। इसके बाद ये जो शेड्यूल्ड बैंक होता है, अनुसूचित बैंक होता है, ये 2 भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पे ये वाणिज्यिक बैंक हो जाता है, फिर ये सहकारी बैंक। और वहीं जो स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं यहाँ पे एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, फिर नाबार्ड, नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फिर नेशनल हाउसिंग बैंक, फिर उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद जो कमर्शियल बैंक है ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड हो जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सार्वजनिक बैंक्स कह सकते हैं। उसके बाद में ये प्राइवेट या निजी बैंक्स, फॉरेन बैंक्स या विदेशी बैंक, फिर आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है फिर ये एसबीआई एंड इसके एसोसिएट्स में, एसबीआई खैर एसोसिएट्स तो अब एसबीआई में मर्ज हो गए, जैसे महिला बैंक, और उसके बाद में बीकानेर, जयपुर, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, जो इसके जो पूरे एसोसिएट्स थे वो मर्ज हो गए एसबीआई में। फिर उसके बाद नेशनलाइज बैंक और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सब सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं, चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1935 को हुआ। 1 जनवरी 1949 को, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, सॉरी। इसके बाद जो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की हम बात करें, यहाँ पे ये करंट गवर्नर देख रहे हैं आप, ये 25th गवर्नर है आरबीआई के, शक्तिकांत दास साहब। इसके बाद आरबीआई के हम फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो वो है ओसबोर्न स्मिथ। इसके बाद नेक्स्ट, तो ये शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक हम देखेंगे। तो सबसे पहले शेड्यूल्ड बैंक, तो ये आरबीआई की पहली अनुसूची में 1934 के कानून के तहत, ये जो 1934 में आरबीआई का जो एक्ट या अधिनियम आया था उसकी पहली अनुसूची में जो बैंक दर्ज है वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। फिर आरबीआई से इनको ऋण प्राप्त करने की सुविधा भी होती है और सभी भारतीय व विदेशी वाणिज्यिक बैंक इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं यदि हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक की बात करें तो वो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में दर्ज होता है, वही 1934 के कानून में। और इसकी कुल चुकता पूंजी व रक्षित कोष धनराशि 5 लाख रुपए से कम होती है और इसे आरबीआई से उधार लेने का उत्तराधिकारी भी नहीं होती है बैंक, और किंतु लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसको आरबीआई से लोन मिल सकता है। इसके बाद हम स्पेशलाइज्ड बैंक की बात करें तो स्पेशलाइज्ड बैंक ये सामान्य बैंकिंग कार्य नहीं करते, परंतु अधिकांश समय यह पुनर्वित्त एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं। अब आप बोलेंगे पुनर्वित्त एजेंसीज क्या होती है, तो पुनर्वित्त को जैसे हम बोलेंगे रिफाइनेंसिंग, एंड रिफाइनेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग मोर्टगेज विथ अ न्यू लोन। यानी कि पुनर्वित्त एक मौजूदा ऋण को नए ऋण के साथ बदलने की प्रक्रिया। यानी कि सपोज करो आपने कहीं से ऋण लिया है या लोन लिया है 10 लाख रुपए का और वो आपने 21% इंटरेस्ट पर लिया है,
तो हो सकता है कि आपको कुछ समय में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगने लगे और आपको कोई दूसरा फाइनेंसिंग बॉडी हम बोले या बैंक बोले, आपको वो कहता है कि नहीं यार हम इसको आपको 11% पे फाइनेंस कर देंगे। तो ये चीज़ें जो कि आप फिर इसी लोन को यहाँ से इस अमाउंट को लेकर के इसमें भर देते हैं, फिर वो 11% से आपका लोन शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या रीफाइनेंसिंग कहलाती है। यानी कि इसको आप बोल सकते हैं पुनर्वित्त एक मौजूदा ऋण को नए ऋण के साथ बदलने की प्रक्रिया है। इनका गठन विशेष आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए भी होता है। तो जैसे ये एग्जिम बैंक की बात करें तो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री मतलब इस सेक्टर में काम करता है। वहीं नाबार्ड जो नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करता है। वहीं ये भारतीय लघु उद्योगों के क्षेत्र में उसके वित्त पोषण के लिए काम करता है। वहीं राष्ट्रीय आवास बैंक हाउसिंग सेक्टर में काम करता है। तो इनका ये सब कार्य है। इसके बाद ये फिर से आप चार्ट देख लीजिए एक बार। और फिर वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक, ये हम यहाँ पे देखें ना, ये कमर्शियल बैंक और ये कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अब इसको समझेंगे। तो वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होते हैं जो आम जनता से जमा स्वीकार करने और लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेश के लिए ऋण देने का कार्य करती है। ये बैंक आमतौर पर व्यापार और वाणिज्य के लिए अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है। उधारकर्ताओं और उनके जमाकर्ताओं से होने वाला लाभ ही इनकी आय का मुख्य स्रोत है। ये वाणिज्यिक बैंक की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम सहकारी बैंक की बात करें या कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो यह बैंक सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के तहत पंजीकृत होते हैं और भारत में इसका संगठन त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय यानी कि एक तो राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक और जिला स्तर पर जिला सहकारी और स्थानीय स्तर पर जो लोकल सोसाइटीज़ होती है या प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, इस तरीके का हम कह सकते हैं। तो ये बॉडीज़ इस तरीके से काम करती हैं। फिर यहाँ पे आप फिर से एक बार देख लीजिए। फिर यहाँ जो आप कमर्शियल बैंक्स में ये जो डिवाइड हो जाती है 4 सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या सार्वजनिक और निजी बैंक बोले, तो इसको हम अब आगे समझेंगे। तो सार्वजनिक बैंक, इन बैंकों में शेयर का अधिकतर हिस्सा सरकार के पास रहता है। यानी कि 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी रहने के कारण इन पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या वर्तमान में 12 है। और वहीं यदि हम निजी बैंक या प्राइवेट बैंक की बात करें तो निजी क्षेत्रों के बैंकों की कमान उसके शेयर धारकों के हाथ में रहती है। अमूमन ऐसे बैंक किसी न किसी निजी समूह द्वारा संचालित होते हैं। तो ये जो नेंदुनगढ़ी बैंक जो है, ये पहला बैंक प्राइवेट बैंक था इंडिया का। तो द नेंदुनगढ़ी बैंक वॉज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, फाउंडेड इन 1899 बाय राव बहादुर TM अप्पू नेदुनगढ़ी इन कोझिकोड केरला। तो ये बैंक का नाम आप याद रख सकते हैं स्टैटिक जीके के फॉर्म में। ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये सब नेशनलाइज बैंक है ना। और ये जो है बीइंग मर्ज्ड, ये 1 अप्रैल 2020 से ऑपरेशनल हो जाएगी, मर्ज होकर के कैनरा जो है सिंडिकेट के साथ में। फिर इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक के साथ, वहीं PNB, OBC और UBI, तो ये सब मर्ज हो जाएगी। फिर यहीं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आप देख रहे होंगे जिसमें गवर्नमेंट के 100% शेयर होल्डिंग है। अब ये प्राइवेट सेक्टर बैंक आप ये लिस्ट देख सकते हैं। तो इसमें ये जो इतने जो बैंक है ये सन 1968 के पहले एस्टेब्लिश्ड है। इसके बाद ये 1968 के बाद वाली लिस्ट, ये HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एक्सिस बैंक, ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वहीं IDFC इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये सब प्राइवेट बैंक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब फॉरेन बैंक्स की बात करेंगे और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या RRBs की। तो सबसे पहले विदेशी बैंक, तो यह एक ऐसा बैंक होता है जिसे अपने स्थापित देश तथा मेजबान देश दोनों के नियमों के पालन के लिए ये बाध्य होता है। यानी कि इट वर्क्स विद द ऑब्लिगेशन ऑफ फॉलोइंग द रेगुलेशंस ऑफ इट्स होम एंड इट्स होस्ट कंट्री। तो इसको अपनी होम जो कंट्री होती है उसके भी जो रेगुलेशंस होते हैं उसका पूरा पालन करना पड़ता है, रूल्स का, और जो मेज़बान कंट्री होती है, होस्ट कंट्री होती है, उसका भी। तो विदेशी शाखा बैंकों की ऋण सीमाएं
मूल बैंक की पूंजी पर आधारित होती है। इस प्रकार विदेशी बैंकों को अन्य सहायक बैंकों की तुलना में अधिक ऋण प्रदान करने की अनुमति मिलती है। और वहीं यदि हम आरआरबीज की बात करें तो इस बैंक की स्थापना सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व सीमांत किसानों, मजदूरों, कारीगरों, छोटे व्यापारियों को ऋण आदि की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके बाद हम फिर से चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ये फिर ये स्पेशलाइज्ड बैंक हो गए, फिर ये कोऑपरेटिव बैंक्स। तो चलिए आगे देखते हैं हम। ये स्पेशलाइज्ड बैंक सबसे पहले, तो स्पेशलाइज्ड बैंक में एक्सिम बैंक, तो इस बैंक का स्थापना वर्ष 1982 है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। देश में विदेशी व्यापार के वित्त पोषण, उसकी सुविधा प्रदान करने और संवर्धन के लिए इस बैंक की स्थापना की गई है। एक्सिम में यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके यदि हम एमडी की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की बात करें, तो वो डेविड रस्किन उनका नाम है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेविड, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, रस्किन। इसके बाद नाबार्ड की बात करें यदि हम, नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो यह बैंक 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आई और इसकी स्थापना शिवरमन सिंह समिति की संस्तुति पर की गई। इसकी स्थापना कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों व गाँव में अन्य आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई। और यदि हम नाबार्ड के चेयरमैन की बात करें तो वो चिंतला गोविंद राजुलू इसके चेयरमैन है वर्तमान में। अब हम नेशनल हाउसिंग बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक की बात करें तो इस बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में किया गया। यह देश में आवासीय वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। साथ ही यह देश में आवास वित्त कंपनियों का नियामक यानी कि रेगुलेटरी बॉडी व पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर भी है। और यदि हम बात करें कि एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक की एमडी, तो वो है अभी शारदा कुमार होता, लिख देता हूँ मैं, शारदा कुमार होता। और उसके बाद हम सिडबी बैंक की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो 2 अप्रैल 1990 को लघु उद्योगों के विकास, वित्त एवं संवर्धन के लिए इस बैंक की स्थापना एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में की गई। यह देश में अति लघु व मंझोले उद्योगों को सीधे सहायता देने के लिए अतिरिक्त राज्य वित्त निगमों, वाणिज्यिक बैंकों आदि के जरिए वित्त उपलब्ध कराता है। और यदि हम इनके अभी चेयरमैन और एमडी की बात करें तो वो अभी फ़िलहाल मोहम्मद मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा। सो थैंक यू गाइस, आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा और आप चाहते कि इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस आप के लिए मैं बनाता रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोज़ इस तरीके के बनाऊँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।